Hello, good morning, students. Welcome to the English class. The remaining part of the lesson, landscape of the soul. Let us see. This concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. This concept is expressed. ये जो concept है, कौन सी concept? जो चाइनीज कंसेप्ट है, चाइनीज कंसेप्ट ऑफ पेंटिंग इज एक्सप्रेस्ड एज शनशुई। शनशुई चाइनीज वर्ड है, इसको शनशुई कहा जाता है, लिटरली माउंटेन वाटर। और शनशुई का जो शाब्दिक अर्थ है वो माउंटेन वाटर है, पर्वतों का पानी है, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और ये लैंडस्केप वर्ड को पेंटिंग, लैंडस्केप का अर्थ यहाँ पर पेंटिंग है, ये पेंटिंग शब्द को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज, किसी भी पेंटिंग, किसी भी चित्र के दो एलिमेंट प्रस्तुत करने की बजाय दीज प्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स। ये कंप्लीमेंट्री पोल्स, ये जो आर्ट है, संसुई जो आर्ट है, ये एक दूसरे के पूरक जो पोल्स हैं, यानी कि एक दूसरे के जो पूरक घटक हैं उनको प्रदर्शित करती है। रिफ्लेक्टिंग द डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो डाओ दार्शनिक था उसका जो यूनिवर्स के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था, ब्रह्मांड के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसको प्रदर्शित करती है। द माउंटेन इज यांग अकॉर्डिंग टू दाओ, जो दार्शनिक है उसके अकॉर्डिंग माउंटेन जो है वो यांग है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो वर्टिकली यानी कि वर्टिकली हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ बढ़ता जाता है। स्टेबल, स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। वार्म, गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और जब धूप होती है तो ये एकदम गर्म और सूखा रहता है। वाइल द वाटर इज यिन, वाटर जो है, माउंटेन वाटर की बात चल रही है, तो वाटर जो है वो यिन है, हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये हॉरिजेंटल चलता है। पर्वत जो है वो वर्टिकल चलता है और वाटर जो है हॉरिजेंटल चलता है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रेस्ट करता है। फ्लूइड बहता है, मोस्ट गीला रहता है, कूल ठंडा रहता है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसिप्टिव, इंट्रैक्शन ऑफ यिन, यिन का जो इंट्रैक्शन है, द रिसिप्टिव जो रिसिप्टिव है, फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसका फेमिनाइन एस्पेक्ट है, यानी कि मादा पार्ट कहलाता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो साथी यांग है, उसके लिए ये फेमिनाइन का काम करता है। पर्वत जो है वो मस्कुलाइन का काम करता है। एक्टिव, इसका जो काउंटर पार्ट यांग, पर्वत जो है वो एक्टिव है और मस्कुलाइन है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, डाओइज्म, डाओ जो दार्शनिक था उसका ये एक फंडामेंटल, एक मौलिक नोशन है, ये उसका सिद्धांत है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन असेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक चीज़ जिसको ओवरलुक का मीनिंग होता है अवॉइड कर दिया जाता है, वो एक और असेंशियल पार्ट है, एक और आवश्यक पार्ट है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, वो है मिडल पार्ट, मिडल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर यानी कि पर्वत और जल, पर्वत किसके लिए यूज़ हुआ है? यांग के लिए। और जल के लिए क्या यूज़ हुआ है? यिन। इन दोनों को का जहाँ संगम होता है वो वॉइड पार्ट है, मिडल वॉइड। वॉइड होता है खाली जगह। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसको यौगिक, योग से रिलेटेड वर्ड है यौगिक, जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, प्राणायाम, उससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, सांस लिया जाता है, सांस रोका जाता है, सांस निकाला जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड, सस्पेंशन, जब हम सांस को रोक देते हैं, सांस नहीं लेते हैं, तो ये वॉइड है, खाली जगह, वेयर मेडिटेशन अकर्स,
जहाँ मेडिटेशन होता है, जहाँ चिंतन होता है, यानी कि चिंतन में हम सांस रोक देते हैं। द मिडल वॉइड इज़ असेंशियल। ये मिडल वॉइड है, जो बीच का पार्ट है, जो खाली पार्ट है जिसमें कुछ हैपन नहीं होता, ये बड़ा आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसके बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। ऐसे ही जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, चाइनीज़ पेंटिंग है, उसमें जो वाइट कलर का जो बेस होता है, जो अनपेंटेड होता है, उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। वो उसकी तुलना इस मिडल वॉइड से की जाती है। स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत कम समझ में आएगा ये लेसन, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बातें इसमें की गई हैं, मटेरियलिस्टिक बातें इसमें नहीं हैं, कंक्रीट बातें नहीं हैं, इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। दिस इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। और यहाँ पर मनुष्य का एक प्राथमिक रोल होता है, मौलिक रोल होता है, प्रमुख रोल होता है, उसकी एक अलग से भूमिका है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, कहाँ पर? हेवन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के जो दो पोल हैं, एक हेवन और एक अर्थ, इन दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन का एक संचार का साधन, वार्तालाप का साधन, कम्युनिकेट करने का साधन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज़ असेंशियल। उसकी जो उपस्थिति है वो आवश्यक है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड फॉर, इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, चाहे सुझाव ही दिया जाए। कहने का मतलब मनुष्य की जो उपस्थिति है वो इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के द्वारा ही पृथ्वी और आकाश के बीच में संगम होता है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, ही इज इन फ्रंकोइस चेंज वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, जो लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब हाई होती है, हाई पिक्स, हाई जो पीक होती हैं, चोटियाँ होती हैं, पर्वत चोटियाँ होती हैं, उनसे वो क्या करती है, नीचे वाली चीज़ों को अवॉइड कर देती है उनको। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पिक्स, लॉफ्टी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के द्वारा मनुष्य जो है, यानी कहने का मतलब इस दुनिया में जो ऊंचे लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, तो चाहे शोषण हो फिर भी मनुष्य का जीवन जरूरी है। इज इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। फ्रेंकोइस चेंग ये एक दार्शनिक है, उसने एक्सप्रेशन दिया था, उसने एक अपनी कोटेशन दी थी कि मनुष्य जो है द आई ऑफ द लैंडस्केप, वो पेंटिंग का, भूमंडल का एक आई है, प्रमुख तत्व है। उसके बिना पेंटिंग, उसके बिना ये जीवन, उसके बिना ये दुनिया नहीं रह सकती। एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। ये लेसन स्टूडेंट्स वहाँ से लिया गया। अब देखिए इस लेसन से रिलेटेड गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर जो आर्ट होती है, बाहरी जो कलाकृति होती है, बाहरी जो पेंटिंग होती है, उसके अंदर घुसने वाली बात है कि उसके अंदर कैसे घुसा जाता है, जैसे कि इन स्टोरीज में आया है। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफ्ट mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. When French painter, जब फ्रेंच पेंटर ने, जीन डुबिफ्ट ने, mooted the concept of art brut, आर्ट ब्रूट, मैं बता देता हूँ आर्ट ब्रूट का मतलब यहाँ पर रा आर्ट से है। 1940 में इस शब्द को उसने प्रतिपादित किया। कौन से शब्द को? रा आर्ट को। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनरी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अनट्रेंड विजनरी जो हैं, जो अनट्रेंड पेंटर हैं, विजनरी जो विजन रखते हैं, जो एक दृष्टि रखते हैं, उनकी, यानी कि दूर दृष्टि रखते हैं, फार विजनरी जो होते हैं,
और जो इस आर्ट के मामले में, कला के मामले में, पेंटिंग के मामले में जो ट्रेंड नहीं होते, उनको माइनर इंटरेस्ट के साथ, कहने का मतलब उनको लोग कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे रा आर्ट को। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, outsider art has gradually become the fastest growing area of the interest in contemporary art internationally. From its almost वेल्ड बिगिनिंग्स, इसकी जो बिगिनिंग है आर्ट की, वेल्ड बिगिनिंग है। वेल्ड का मतलब घूंघट होता है, यानी कि पर्दे के पीछे, यानी कि छुपा हुआ, यानी कि आर्ट कब से शुरू हुई इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। तो जब से ये आर्ट शुरू हुई, वेल्ड बिगिनिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी बिगिनिंग के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि कौन से युग में आर्ट शुरू हुई। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द लार्जेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आउटसाइडर आर्ट है, जो बाहरी आर्ट है, जो यानी कि सुंदरता वाली बाहरी आर्ट, वो धीरे धीरे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गई, यानी कि लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कर रखने लग गए। लेकिन ब्रूट आर्ट जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड, ये जो आर्ट ब्रूट है, इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों की आर्ट होती है, उन लोगों की कलाकृति होती है, उन लोगों की पेंटिंग होती है, हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें आर्टिस्ट बनने का, कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता था। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की थी इस मामले में, इसलिए उनके आर्ट को अवॉइड कर दिया जाता। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, लेकिन फिर भी वो टैलेंट को शो करती हैं और आर्टिस्टिक इंसाइट है, इंसाइट दृष्टि होती है और कलात्मक दृष्टि उसके अंदर होती थी। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। ऐसे लोगों की, जो रा आर्ट वाले लोग हैं, जो रा आर्टिस्ट हैं, उनके जो वर्क है, उनकी जो कलाकृतियाँ हैं, आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट। स्टिमुलेट, वैसे तो स्टिमुलेट का मीनिंग क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब किसी को उकसाना होता है, स्टिमुलेशन देना, बढ़ाना होता है, उत्प्रेरित करना होता है। लेकिन स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट यानी कि लगातार विरोध का विषय रहा है, कंट्रास्ट का एक डिबेट का विषय रहा है। टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, मेन स्ट्रीम ऑफरिंग का मतलब मुख्य धारा की जो पेंटिंग है, उनको जो पेंट करने वाले पेंटर हैं, उनके साथ इनका हमेशा द्वंद्व रहा है, विवाद रहा है। अराउंड द टाइम डुवफ्ट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, और इसी दौरान जो डुवफ्ट पेंटर था वो अपनी कंसेप्ट, अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा था। प्रोपाउंड का मतलब प्रतिपादित कर रहा था। इन इंडिया, इंडिया के अंदर एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। अनट्यूटर्ड यानी कि अनट्रेंड, जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, वो एक जीनियस था, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वो पैराडाइज क्रिएटिंग पैराडाइज, पैराडाइज स्वर्ग होता है, यानी का मतलब महान उपलब्धि प्राप्त करने जा रहा था। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगिन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन। ईयर्स एगो, वर्षों पहले, लिटिल पैच ऑफ जंगल, थोड़ी सी एरिया का जो जंगल, जो उसने साफ करना शुरू किया था। टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अपने लिए एक गार्डन बनाने के लिए, स्कल्प्टेड विद स्टोन, और इस गार्डन के अंदर कैसी मूर्तियाँ थी? पत्थर की मूर्तियाँ थी। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और रिसाइकल्ड मटेरियल की मूर्तियाँ थी। इज़ नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में उसे आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। यस, ये जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, ये आर्ट ब्रूट का एग्जाम्पल है, यानी कि रा आर्ट का एग्जाम्पल है। ये रिफाइंड आर्ट नहीं है। इट्स 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, इसका जो क्रिएटर डायरेक्टर है वो नेकचंद है। अब 80 साल का है, जब लेसन लिखा गया उस समय वो 80 साल का था। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। उसको इंडिया की आउटसाइडर आर्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। द
5th issue स्प्रिंग 2005 ऑफ रा विजन। रा विजन जो मैगज़ीन है, ए यूके बेस्ड मैगज़ीन, उसकी 5th इश्यू में स्प्रिंग 2005 में बसंत ऋतु यानी कि मार्च 2005 का जो उसका इश्यू था, इश्यू समझते हो, बुक का इश्यू 3 महीने में, 6 महीने में, तो सेकंड इश्यू, थर्ड इश्यू, फर्स्ट इश्यू जब वो पब्लिश होती है तो यूके बेस्ड मैगज़ीन, ये एक मैगज़ीन है। कौन सी, क्या नाम है मैगज़ीन का? राविजन। पॉइनर इन आउटसाइड आर्ट पब्लिकेशंस। पॉइनर का मतलब अग्रणी होता है, जो आउटसाइडर आर्ट के पब्लिकेशन में सबसे अग्रणी है। फीचर्स नेकचंद, उसने नेकचंद को दिखाया, एंड इट्स इज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसने रॉक गार्डन को दिखाया उस मैगज़ीन ने, यानी कि मैगज़ीन के अंदर नेकचंद और रॉक गार्डन दोनों की फ़ोटो लगी। वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। वुमेन बाय द वाटरफॉल, ये उस पर लिखा हुआ था, वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। इसके एनिवर्सरी इशू के कवर पर, यानी कि एनिवर्सरी के टाइम में जब इसकी, यानी कि पूरी साल हो गई थी, पूरे साल का एनिवर्सरी वाला इशू निकल रहा था, चाहे वो 10 साल है, चाहे 5 साल है, चाहे 20 साल है, एनिवर्सरी वाला इशू जो निकला, तो उस पर ये 2005 में ये मैगज़ीन निकली तब उसका ये एनिवर्सरी इशू था। तो रॉक गार्डन का जो डायरेक्टर है नेकचंद, और उसका चंडीगढ़ वाला रॉक गार्डन, दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी, और उस पर टाइटल था वुमेन बाय द वाटरफॉल। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूड और ra art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence. The notion of ra art or art brut was of works that were in their raw state. ये एक ऐसा कार्य था, एक ऐसी पेंटिंग थी, ये एक ऐसी कलाकृति थी, एक ऐसी कला थी जो अपनी रा फॉर्म में थी, अनरिफाइंड फॉर्म में थी। रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, लेकिन ये कल्चरल, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव डालती है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। और इसके लिए, इस तरह के आर्ट में कोई भी चीज़, जैसे कि एक टिन का डब्बा, एक सिंक का टूटा हुआ पीस, या एक ब्रोकन डाउन ख़राब जो कार है, गाड़ी है, उसका कोई भी मटेरियल उस आर्ट में यूज़ किया जा सकता है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट्स, और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके नेकचंद जो डायरेक्टर थे, उसने एक डिजलिंग हाइट्स का मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर वो अपने आप को, इस कला को ले गया, और जिससे नेकचंद भी कला के शीर्ष भाग पर पहुंच गए। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. Recognizing his art as an outstanding testimony, outstanding विशिष्ट टेस्टिमोनी, सबूत होता है, प्रमाण होता है, ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक, एक फ़र्क जो एक सिंगल आदमी कर सकता है, व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, जब वो अपने सपनों पर जीता है, यानी कि अपने सपने साकार करता है। कहने का मतलब ये उसके बारे में लिखा गया है कि उसकी जो आर्ट है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको मान्यता देते हुए मैगज़ीन में लिखा गया है कि ये चंडीगढ़ वाला रॉक गार्डन इस चीज़ का सबूत है कि जब आदमी अपना कोई सपना लेता है तो वो इतना बड़ा फ़र्क डाल देता है, इतनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, इतना महत्वपूर्ण काम कर देता है जब कोई सपना लेकर चलता है। तो द स्विस कमिश्नर फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम by way of a European exposition of his words. The Swiss Commission for UNESCO, यूनेस्को ये आप जानते हैं यूएनओ का एक पार्ट है। इसका जो स्विस कमीशन है, स्विट्जरलैंड का जो कमीशन है, स्विस कमीशन, स्विट्जरलैंड इसका एक पार्ट है यूनेस्को का। विल बी ऑनरिंग हिम, उसे सम्मानित करेंगे बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, यूरोपियन एक्सपोजिशन के द्वारा, यानी कि यूरोप में उसे बुलाकर, यूरोप में उसकी कलाकृति को दिखाकर,
ये उसको सम्मानित करने का नेकचंद को और उसके रॉक गार्डन जो उसकी आर्ट है उसको सम्मानित करने का एक तरीका है कि वो इस सारी चीज़ को, इस रॉक गार्डन को यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर एक्सपोज करेंगे, शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे मैगजीन के थ्रू। द 5 month इंटरेक्टिव शो रिलम ऑफ नेकचंद, और इस एक्सपोजिशन का नाम, इस प्रदर्शनी का नाम होगा 5 month इंटरेक्टिव शो होगा। ये 5 महीने तक ये शो चलेगा और किस नाम से, इसका टाइटल होगा रिलम ऑफ नेकचंद, नेकचंद का साम्राज्य। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर जो लीडिंग म्यूजियम है, बहुत ही प्रतिष्ठित म्यूजियम है, उसमें इसकी शुरुआत होगी। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद कहता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे गार्डन में से लोग घूमते हैं, सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और मेरे क्रिएशन, मेरी कलाकृति का एंजॉय लेते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एंजॉय है। ब्रेंडा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। वहाँ से एडोप्टेड किया गया है। ये जो बॉक्स के अंदर है, ये इतना, ये उसके इंटरव्यू का एक पार्ट है। नेकचंद जो रॉक गार्डन है, तो यहाँ एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि रॉक गार्डन किसने बनाया, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ रॉक गार्डन, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन, तो ये नेकचंद। ओके स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़ा सा टफ लेसन है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेसन है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक दो बार पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कल हम इसकी क्वेश्चन देंगे आपको।